एक गांव में कन्हैया और गोविंद नाम के दो पक्के मित्र थे। दोनों में ही बचपन से घनिष्ठ मित्रता थी। समय आगे बढ़ता गया और समय के साथ साथ दोनों बड़े हो गए और दोनों की शादी हो चुकी थी। कन्हैया की पत्नी का नाम राधा था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। कन्हैया की पत्नी राधा बहुत समझदार और सहनशील थी। गोविंद की पत्नी का नाम दुर्गा था। उनके दो बच्चे थे। कन्हैया और गोविंद दोनों ही बड़े व्यापारियों के दुकानों पर मजदूरी करते थे और मजदूरी से जो पैसे आते वह दोनों अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे। लेकिन कुछ समय से कन्हैया के पास कोई काम नहीं था, जिससे उनके घर में बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन कन्हैया की पत्नी राधा बोली, सुनिए जी, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हमें घर का खर्चा चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास माँ के दिए जो सोने की चैन थी उसे गिरवी रख कर इस हफ्ते का राशन जैसे तैसे लेकर आई हूँ। अब ऐसा और नहीं चलेगा। आप कब से घर पर बैठे हैं, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? कन्हैया बोला, राधा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ काम मिल नहीं रहा है। तुम जानती हो कि बाहर कितनी मुश्किलें हैं। राधा बोली, मैं समझती हूँ, लेकिन आप और भी कोशिश कर सकते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब कैसे चलेगा? अपने मित्र गोविंद को देखो, वह भी तो रोज काम पर जाता है और आपको देखो, रोज यूं ही खाली हाथ लौट आते हैं। आप जाकर गोविंद भैया से ही बात करके देखो, क्या पता वही आपको कहीं काम दिलवा दें। कन्हैया बोला, तुम ठीक कहती हो राधा, मुझे एक बार गोविंद से इस बारे में बात करके देखना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगली सुबह कन्हैया गोविंद के घर जाता है। घर पर कोई है क्या? गोविंद भाई बाहर आओ। गोविंद की पत्नी दुर्गा बाहर आई और बोली, जी कन्हैया भैया, कहिए कैसे आना हुआ? कन्हैया बोला, भाभी जी जरा गोविंद को बुला दीजिए। दुर्गा बोली, वह अभी घर पर नहीं है, शायद राघव चाचा के खेतों पर होंगे। अगर ज़रूरी काम है तो आप खेतों पर जाकर मिल लीजिए। कन्हैया खेतों की ओर निकल पड़ता है और खेतों पर जाकर गोविंद से बोला, अरे गोविंद, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। गोविंद बोला, देख कन्हैया, मुझे तो इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें ज़रूर रख लेंगे। कन्हैया बोला, अच्छा है गोविंद, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो हम सुबह ही चल पड़ते हैं। गोविंद बोला, हाँ ठीक है, कल सुबह जल्दी मिलते हैं। अगले दिन सुबह कन्हैया गोविंद के घर जाता है। गोविंद कन्हैया से बोला, कन्हैया आ गए तुम? चलो चलते हैं सेठ जी के पास। कन्हैया बोला, हाँ गोविंद भाई, मैं तैयार हूँ। बाजार चलते हैं और वहीं से उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बादल गरजने लगते हैं और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश होने की वजह से कन्हैया और गोविंद दोनों वहीं एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। गोविंद बोला, कन्हैया भाई, बारिश तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इतनी ज़्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें अभी कुछ देर यहीं रुकना होगा। तभी कन्हैया की नज़र एक झोपड़ी पर जाती है और वह गोविंद को इशारे करते हुए कहता है, गोविंद भाई, वह देखो, वहाँ एक कुटिया है। चलो वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वह थोड़ी देर अपनी कुटिया में हमें रुकने दे, जब तक कि यह बारिश थम नहीं जाती। दोनों मित्र उस कुटिया के पास पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, कोई है क्या? हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी। अंदर से आवाज आती है, हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जब दोनों अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। कन्हैया बोला, माई, हमें थोड़ी मदद की तलाश थी। हम बाजार के लिए निकले थे और अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। थोड़ी आश्रय की जरूरत थी, जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती।
अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ देर हम आपकी झोपड़ी में गुजार सकते हैं। बस बारिश रुकने के बाद हम यहाँ से चली जाएंगी। बूढ़ी माई बोली, हाँ क्यों नहीं बेटा, बैठो, तुम जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हो। और दोनों वहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। बूढ़ी माई चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू दोनों का ध्यान बार बार चूल्हे की तरफ ले जा रही थी। पर वह यह सोचकर अपने मन को मार लेते हैं कि बूढ़ी माई ने थोड़ा सा ही पकाया होगा। बूढ़ी माई उन दोनों की मन की बातें अच्छे से पढ़ लेती हैं और कहने लगती हैं, आ जाओ बेटा, खाना खा लो। खाना पक गया है। दोनों का मन तो खाने के लिए काफ़ी कर रहा था, पर वह अपने मन को टालते हुए कहते हैं, नहीं माई, आप खाओ, आपने तो थोड़ा ही खाना पकाया होगा। माई बोली, पहले आप खा लो बेटा, यहाँ पर हम तीनों के लिए ही पर्याप्त खाना है, आओ खा लो। और फिर क्या था, दोनों मित्र खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद कन्हैया बोला, माई यह खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा स्वाद तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। गोविंद बोला, माई आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहते हो, आपका क्या कोई परिवार नहीं है? माई बोली, बेटा मेरा भी एक ज़माने में पूरा परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अचानक से उस गांव में भयंकर तूफान के साथ बाढ़ आया और मेरे पति, बेटे, बहू, पोते सबको बहा ले गया। बस मैं ही बच गई और अब मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। कन्हैया बोला, माई आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? माई आपको डर नहीं लगता? माई बोली, बेटा डर किस चीज़ का, बस शुरू शुरू में थोड़ा सा अकेलापन सा लगता था, मगर अब इन सब की मुझे आदत सी हो गई है। गोविंद बोला, माई अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमारे घर चलकर रह सकते हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप हमारे साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ इस घने जंगल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। कन्हैया बोला, माई आप मेरे साथ चलो। माई कन्हैया की तरफ देखती है, नहीं बेटा अब मैं यहीं खुश हूँ, यह जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांति भरे माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। पर तुमने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में बारिश थम जाती है और कन्हैया बोला, अच्छा माई बारिश थम गई है, अब हम चलते हैं। माई एक बार आप फिर सोच लीजिए, अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो आप चल सकती हैं। माई बोली, नहीं बेटा तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं यहीं पर खुश हूँ, यह जंगल ही अब मेरा घर है। गोविंदा बोला, माई अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत ही नेक दिल लगे हो, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी माई एक संदूक उठाती हैं और वह संदूक कन्हैया और गोविंदा को थमाते हुए कहती हैं, बेटा यह मेरी जीवन की जमा पूंजी है, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे यह किसी काम की नहीं है। तुम दोनों इसे रख सकते हो और इसमें जो भी है उसे तुम आपस में आधा आधा बांट लेना। कन्हैया बोला, माई इसमें क्या है? माई बोली, तुम ही खोल कर देख लो, इसमें क्या है। जब वह संदूक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिसको देखकर वह दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कन्हैया चौंक कर बोला, इतने सारे सोने के सिक्के? माई आप इतने सारे सोने के सिक्के हमें क्यों दे रही हैं? माई बोली, बेटा मेरा अब यहाँ कोई अपना है ही नहीं और तुम मुझे बहुत नेक दिल इंसान लगे और तुम्हारे पहनावे से तुम काफ़ी गरीब और असहाय प्रतीत हो रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह देने का निर्णय लिया है। अब तुम दोनों इसे रख सकते हो, इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। दोनों बूढ़ी माई को धन्यवाद कहकर वहाँ से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वह दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ एक सोने का खजाना जो लग गया था। दोनों अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। कन्हैया सोचता है, इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा कारोबार खोलूँगा और हाँ अपना एक सुंदर सा घर भी बनाऊँगा। इसमें एक सुंदर सा शीशा भी लगाऊँगा। मेरी पत्नी को शीशा देखना बहुत पसंद है ना, और अपनी बिटिया के लिए एक सुंदर बस्ता भी लाऊँगा।
वह काफ़ी दिन से मुझसे बस्ते की मांग कर रही थी और उसका एक अच्छे पाठशाला में दाखिला करवाऊंगा। दूसरी तरफ गोविंद सोचता है, इतनी सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए सुंदर सा घर बनाऊंगा और उसमें नौकर चाकर होंगे जो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। इतने सारे सोने के सिक्के से तो मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। गोविंद यह सब सोच ही रहा था, तभी कन्हैया बीच में बोल पड़ता है। गोविंद भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। कन्हैया के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने का ख्याल सुनकर गोविंद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन सोचता है, सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला इन सिक्कों को मैं इस कन्हैया के साथ क्यों बांटूं? मुझे यह सारे के सारे सोने के सिक्के चाहिए। मैं इन सिक्कों को भला बराबर क्यों बांटूं? मुझे तो पूरे के पूरे सिक्के चाहिए, पर मैं ऐसा क्या करूं जो यह सिक्के केवल मुझे मिले? यह कन्हैया तो घर पहुंचते ही आधे सिक्के ले ही लेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। दोनों अपने अपने सपने देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते वह एक नदी के रास्ते से गुजर रहे थे। नदी को देखकर गोविंद को एक ख्याल आता है और वह बिना कुछ सोचे कन्हैया को उस नदी में धक्का दे देता है। कन्हैया जैसे ही नदी में गिरता है, वह गोविंद को आवाज लगाता है, गोविंद भाई, मुझे बचाओ, मैं इस नदी में गिर गया हूँ। मुझे बचाओ गोविंद भाई, मुझे बचाओ। गोविंद बोला, कन्हैया भाई, तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि यह सोने के सिक्के मुझे तुम्हारे साथ बांटना ना पड़े। अब यह सारे सोने के सिक्के मेरे हुए। और फिर गोविंद वहां से चुपचाप चला जाता है और बेचारा कन्हैया उस पानी में ही डूब जाता है। रात के समय गोविंद जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि कन्हैया की पत्नी अपने घर के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही है। जब राधा ने गोविंद को आते हुए देखा तो उसने गोविंद से पूछा, गोविंद भैया, कन्हैया जी नहीं आए, वह कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना? गोविंद ने सारी बातों को छुपाते हुए कहा, हाँ राधा बहन, कन्हैया और मैं हम दोनों साथ ही गए थे और मैंने अपने मालिक से कन्हैया की बात भी करवाई थी और मालिक ने उसे कल से काम पर आने को भी कह दिया था। इसके बाद कन्हैया वहां से चला गया था और मैं काम करके अभी घर लौटा हूँ। यह सुनकर कन्हैया की पत्नी राधा और भी घबरा जाती है और गोविंद से बोलने लगी, भैया, कन्हैया जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ हैं। वे ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। गोविंद बोला, चिंता मत करो बहन, हो सकता है उसने कहीं और जगह भी काम की तलाश की हो और ज्यादा रात होने की वजह से वह वहीं रुक गया हो। आप सुबह तक का इंतजार करो, मुझे पक्का विश्वास है वह सुबह तक घर आ जाएगा। इतना कहकर गोविंद अपने घर को निकल जाता है। कन्हैया की पत्नी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन गोविंद ने उसे सहमति जताते हुए कहा कि आप सुबह तक का इंतजार करो। इसलिए कन्हैया की पत्नी ने किसी तरह सुबह तक का इंतजार किया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन कन्हैया अभी तक घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत घबरा गई थी। वह गोविंद के घर जाती है और गोविंद से बोलने लगती है, भैया, कन्हैया जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। गोविंद परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, आप चिंता मत करो राधा बहन, मैं अभी जाकर कन्हैया का पता लगाता हूँ और अपने साथ लेकर आता हूँ। गोविंद ने राधा को सहमति जताते हुए घर से बाहर चला गया और दूर जाकर जंगल में ही बैठ गया और खुद से कहने लगा, कन्हैया तो अब शायद कभी नहीं आएगा। थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ, बाद में जाकर राधा बहन को कह दूंगा कि मैंने कन्हैया को बहुत ढूंढा, लेकिन कन्हैया कहीं नहीं मिला। और उसके बाद मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊं और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा।
अभी तक तो यह बात मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई है। सबसे पहले उससे भी तो बात बतानी होगी, वह भी बहुत खुश हो जाएगी। कल रात तो मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर उन सोने के सिक्कों को छुपा दिया था, लेकिन कहीं अगर मेरी पत्नी की उन सोने के सिक्कों पर नज़र पड़ गई तो वह पूरे गांव में शोर मचा देगी। मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। गोविंद वहाँ थोड़ी देर आराम करता है और आराम करने के 4-5 घंटे बाद वह फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वह बहुत निराश होने का दिखावा करके राधा के घर पहुंचता है और राधा को आवाज लगाता है, राधा बहन, ओ राधा बहन, बाहर आओ। राधा बाहर आती है और वह राधा को बताता है कि उसने कन्हैया को बहुत ढूंढा और उसे कन्हैया कहीं भी नहीं मिला। कन्हैया भाई कहाँ है? तभी राधा के पीछे से कन्हैया बाहर आता है। कन्हैया को अपने सामने जीता जागता देखकर गोविंद की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और घबरा कर गोविंद बोला, कन्हैया तुम यहाँ कैसे? क्यों गोविंद भैया, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही? गोविंद कन्हैया की बातों का कोई जवाब नहीं देता। गोविंद बहुत घबराने लगता है क्योंकि वह कन्हैया को देखकर बहुत हैरान था और उसको कन्हैया से डर भी लग रहा था। कन्हैया ने राधा बहन को सारी बातें बता दी होगी। हे प्रभु, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहाँ से जल्द ही निकल लेना चाहिए, वरना यह कन्हैया तो मुझे जेल भिजवा कर ही मानेगा। जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा और यह कन्हैया मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। इधर कन्हैया ने अभी तक राधा को कुछ नहीं बताया था। गोविंद और कन्हैया चुपचाप बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। गोविंद बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप दबे पांव खिसक लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह कन्हैया तो बच गया, पर यह बचा कैसे? इसे तो तैरना भी नहीं आता था। आखिर यह पानी में से बाहर कैसे आया? मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ इस संदूक को लेकर इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाऊंगा। गोविंद यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसको उस संदूक का ध्यान आता है और वह उस संदूक के पास जाता है। संदूक को देखकर गोविंद के जान में जान आती है, लेकिन गोविंद जैसे ही संदूक को खोलता है, संदूक में सोने के सिक्के पत्थर में बदल जाते हैं। हे भगवान, यह सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? कहीं उस कन्हैया ने तो नहीं चुरा लिए और यह कंकड़ भर दिए? गोविंद यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने बूढ़ी माई प्रकट हो जाती है। अचानक बूढ़ी माई को अपने सामने देखकर गोविंद बहुत हैरान हो जाता है और माई से बोलने लगा, माई, आप यहाँ कैसे? माई गुस्से से गोविंद की ओर देखती है और गोविंद से बोली, अपनी गंदी जुबान से मुझे माई मत कहो। तुम दुष्ट हो और पापी व्यक्ति हो। तुमने अपने सच्चे मित्र के साथ इतना बुरा कर्म किया, यही तुम्हारी कर्मों की सजा है। तुमने इस सोने के सिक्के के लिए अपने मित्र को मारने की कोशिश की। लो, अब तुम्हारे पास ना तुम्हारा वह मित्र है और ना ही सोने के सिक्के। अब तुम सारी जिंदगी इस कंकड़ से ही खेलते रहना और अमीर बनने के सपने देखना। गोविंद रोने लगता है और माई से बोलने लगा, माई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच में बहक गया था। माई ने कहा, माफ़ उसे किया जाता है जिसने कोई गलती की हो, और तुमने गलती नहीं, तुमने एक गुनाह किया है। अपने मित्र को जान से मारने की, किसी व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की है तुमने, और अब यही तुम्हारी सज़ा है। इतना कहकर बूढ़ी माई वहाँ से चली जाती है। गोविंद को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। गोविंद अपने पास से सब कुछ गवा देता है जिसके उसने सपने देखे थे। कन्हैया अपनी पत्नी राधा के साथ अंदर जाता है। कन्हैया के मन में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। मैं क्या करूं? राधा को यह बात बताऊं जो मेरे साथ हुआ या नहीं? अगर मैंने बताया तो यह बहुत परेशान हो जाएगी, लेकिन जो गोविंद ने मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन अगर मैं राधा को सच बताया तो मुझे पक्का यकीन है कि राधा गोविंद को पुलिस के हवाले कर देगी और गोविंद की बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे होगी।
लेकिन अगर ऐसा होगा तो गोविंद के साथ साथ उसके मासूम बीवी बच्चों की भी इसकी सजा झेलनी पड़ेगी, और उनके घर में तो कमाने वाला बस गोविंद ही है। अगर वह जेल में रहेगा तो उसके बीवी बच्चे अकेले पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर गोविंद की गलती की सजा तो उसके मासूम बच्चों को नहीं दे सकता। लेकिन गोविंद ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कितने सारे सपने देखे थे, उसने वह सारे सोने के सिक्के मुझसे छीन लिए, और मेरे सपने भी। कन्हैया यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर बूढ़ी माई प्रकट हो जाती है। माई को देखकर कन्हैया बहुत हैरान भी था और खुश भी, और खुशी से माई से पूछा, आप यहाँ कैसे, और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? माई बोली, कन्हैया बेटा, मैं हर जगह आ सकती हूँ, मुझे हर जगह का पता मालूम है। इतना कहकर बूढ़ी माई अपने जादू से एक संदूक प्रकट करती है। कन्हैया संदूक देखकर बोला, माई, यह तो वही संदूक है ना जो आपने मुझे दिया था? माई बोली, हाँ कन्हैया बेटा, यह वही संदूक है, और अब यह तुम्हारा हुआ। कन्हैया बोला, पर माई, यह संदूक तो गोविंद के पास था ना? माई बोली, हाँ, गोविंद के पास जो होना चाहिए था वह उसे मिल गया है, और तुम्हारे पास जो होना चाहिए वह यह है। जैसे ही कन्हैया उस संदूक को खोला, उसने देखा वह संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। माई, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। माई बोली, अब तुम इस संदूक को अपने पास रखो, अब यह सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बूढ़ी माई वहां से गायब हो जाती है। कन्हैया सोचने लगता है, यह कौन थी और यह अचानक से कहाँ गई? यह तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो इन्हें आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है यह कोई फरिश्ता थी जो हमारी मदद करने आई थी। राधा इतने सिक्कों को देखकर खुशी से झूम उठी और कहने लगी, इतने सोने के सिक्के, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने इससे पूरे हो जाएंगे। कन्हैया बोला, हाँ राधा, इससे हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने देखे थे। और इस तरह गोविंद के हाथ कुछ नहीं लगा और कन्हैया के नसीब में वो सोने के सिक्के हो गए। सच ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।